सुमित सर, आवाज जा रही है? आवाज जा रही, बोलिएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है, बोलिए। चलिए, हम एच अब्राहम पढ़ाएंगे आज ना। चलिए देखिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है, बोलिएगा। ऑब्जर्व लिटरेचर ऑफ द ऑब्जर्व। देखिए, ऑब्जर्व में होता है बेहुदा, बेकार, खराब। तो लिटरेचर ऑफ ऑब्जर्व कब आया? सबसे पहले ये आया था फ्रांस, पहले फ्रांस में था, फ्रांस से इंग्लैंड में है। फ्रांस में कब आया, क्यों आया, फिर इंग्लैंड में क्यों आया, सब चीजों के बारे में जाना था। हालांकि यह सब 20 सेंचुरी में ही आया, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम लोग क्या कैसे है। The term is applied to the number of words in drama and prose fiction which have in common and a view that the human condition is essentially observed। ये जो टर्म है लिटरेचर ऑफ ऑब्जर्व, यह जो है ड्रामा के अंदर, प्रोज फिक्शन के अंदर आया। ड्रामा के अंदर भी आया था, ड्रामा वाले वर्क में भी है, और फिक्शन के अंदर भी है। कौन टर्म? लिटरेचर ऑफ ऑब्जर्व, ऑब्जर्व टर्म। टर्म जो ह्यूमन कंडीशन को दिखाता है, जो ह्यूमन कंडीशन को क्या रखता है? ऑब्जर्व रखता है, में बेकार रखता है, बेढंगा रखता है। दैट that this condition can be adequately represented only in work of literature that are themselves observed। कह रहा है जिस कंडीशन का, यह जो कंडीशन एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करता है ओनली इन वर्क ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के वर्क में इसे प्रेजेंट किया जाता है। जो ऑब्जर्व लिटरेचर में दिखता है, लिटरेचर के अंदर ऑब्जर्व टर्म दिखता है। both the mood and the dramaturgy of Absurdity were anticipated in early हेलो as 18 हाँ 1896। सर। सर इसकी एबजर्ड की हिंदी क्या होगी सर? क्या? सर हिंदी एबजर्ड। ऑब्जर्व मीन्स होता है आपका जैसे बेढंगा होना, बेकार होना, बेतुका होना, ओके सर। forward होना। अब नहीं कहते ऑब्जर्व है, पिछड़ा है। The both the mood and the dramaturgy of absurdity were anticipated as early as 1896 in अल्फ्रेड जेरी ने। सबसे पहले अल्फ्रेड जेरी ने, जो था फ्रेंच प्लेराइट हैं, जिनका एक वर्क उबीरा है, जिसका इंग्लिश नाम क्या? अबू द किंग बोला जाएगा। तो ध्यान रखें, फ्रेंच नेम इसका अबू राव बोलेंगे, राय राय, और इसको इंग्लिश में अबू द किंग बोला जाएगा। जो किसका वर्क? अल्फ्रेड जेरी का वर्क है। 1893 में सबसे पहले यह टर्म आया था इसके अंदर। अल्फ्रेड जेरी ने अपना फ्रेंच प्ले है जिसका नाम अबू रॉव है, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व वर्ड का प्रयोग किया, ऑब्जर्व क्वालिटी दिखाया।
इसको इंग्लिश में कहते हैं अबू द किंग। आगे देखिए, अगर पूछेगा कि ये यह फ्रेंच में कब आया, फ्रेंच प्ले में, तो 1896 में आया। किसके प्ले में सबसे पहले? तो अल्फ्रेड जेरी के जो प्ले था अबू राइस के अंदर आया। ठीक है। The literature has its roots also in the movement of expressionism और surrealism। यह लिटरेचर में अपना रूट बनाया, फिर उन्होंने लिटरेचर में अपना रूट बनाया किसमें? यह जो मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट, surrealism मूवमेंट था, ये सभी तो 20 सेंचुरी के अंदर थे मूवमेंट। इसमें भी अपना रूट बनाया कौन? ऑब्जर्व। और फिक्शन के अंदर भी है, रिटेन इन द 1920, मतलब 1920 से 1930 के बीच में, फ्रेंच काफका। और इसको रिटेन इसको लिखा है, किसने लिखा? फ्रेंच काफका ने लिखा। किसा कौन सा वर्क? द ट्रायल मेटामार्फोसिस। द ट्रायल और मेटामार्फोसिस दो वर्क है। किसका वर्क है? फ्रेंच फ्रेंच काफका का वर्क जो 1920 में आया था, उसके अंदर इन्होंने बताया किसके बारे में? ऑब्जर्व के बारे में। तो पूछेगा द ट्रायल किसका वर्क है, मेटामॉर्फोसिस किसका वर्क है? तो फ्रेंच काफका का वर्क है, ध्यान रखिएगा ये 1920 के अंदर। आगे देखिए, द करेंट मोमेंट इमर्ज्ड इन फ्रांस आफ्टर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो करेक्ट मोमेंट था कौन? ऑब्जर्व जो मोमेंट था, ये इमर्ज हुआ फ्रांस में उभरा। कब भरा? इमर्ज में उभरना होता है, फ्रांस में कब उभरा? हॉरर हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया, हॉरर हुआ जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच में, जब जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा, तो उसके बाद ये फ्रांस में उभरा कौन? या लिटरेचर ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व टर्म। ठीक है। As a rebellion against basic belief in the value of in tradition, culture and literature, कल्चर और ट्रेडिशनल लिटरेचर के वैल्यू और बिलीफ को के अगेंस्ट, लिटरेचर और कल्चर जो ट्रेडिशन था वहाँ का फ्रांस का, उसके वैल्यू और जो बेसिक बिलीफ थे उसके विरुद्ध ही आया। ठीक है। दिस ट्रेडिशन हैज इंक्लूडेड द assumption that that human beings are fairly rational creatures who live in the least partially intelligible universe। के जो ये जो ट्रेडिशन इंक्लूड किया गया, इसमें assumption ऑफ ह्यूमन बीइंग के फेयरली रेशनल क्रिएचर, जो ह्यूमन बीइंग का जो फेयरली रेशनल क्रिएचर था, उस चीज को इसमें दिखाया गया, पर इंटेलिजिबल यूनिवर्स को डाला गया। दैट दे आर पार्ट ऑफ ऑर्डर सोशल स्ट्रक्चर, और सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट को भी इसमें समाहित किया गया। दे मे बी कैपेबल ऑफ हीरोइज्म एंड डिग्निटी इवन इन डिफीट। डिफीट के अंदर, पराजय के अंदर, हीरोइज्म की जो कैपेबल होती है, क्षमता होती है, और जो डिग्निटी है, उसको भी इन्होंने दिखाया, इसमें दिखाया गया ऑब्जर्व के अंदर। आफ्टर 1940, मतलब 1940 से 1950 के बाद, there was a widespread tendency, especially prominent in the existential philosophy of man of letters। कह जो 1940 के बाद जो चारों तरफ वाइड स्प्रीड टेंडेंसी फैल गई, किसकी? ऑब्जर्व की। प्रोमिनेंट हो गया किसमें? एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी ऑफ मैन ऑफ लेटर्स के मैन के एग्जिस्टेंशनल फिलॉसफी के अंदर। जीन पाल सार्टे का नाम जानते हैं? एंड एल्बर्ट कैमस, ये दो राइटर हैं। व्यू द ह्यूमन बीइंग्स इन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस हु कास्ट इनटू द एलेन यूनिवर्सिटी में इन दोनों ने क्या, ये अपने जो है एल्बर्ट कैमस और पाल डे सार्टे, ये दोनों लोग क्या किए थे, बड़ा स्टडी किए थे। They conceive the human world possessing no inherent truth। एक मिनट टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड प्रोसेसिंग इन इनहेरिटेंट ट्रूथ में ह्यूमन ट्रूथ की दिखाया गया। वैल्यू को मीनिंग वैल्यू ट्रूथ इनहेरिटेंट प्रोसेसिंग को दिखाया गया।
एंड रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, और इसमें ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड इन इस truthless search for purpose and significance in moves from the nothingness events come toward the nothingness where it must। तो इसमें जो nothingness when came toward the nothingness in the, जिसका अंत नथिंगनेस होता है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, मतलब ऐसे प्ले हो करते, ऐसे वर्क होते जिनका मतलब अंत में कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता, जैसे नहीं कहते ये बेकार का काम है, खराब है, कोई इसका रिजल्ट नहीं। तो फालतू के लोग दौड़ते रहते, फालतू के लोग बातें करेंगे इस तरह के प्ले में। प्ले जो है कहीं जगह मूविंग करेगा, उसमें कोई एक्शन ही नहीं होगा इस तरह के प्ले में। एज एन एग्जिस्टेंस विच बोथ एंग्विज द ऑब्जर्व, इसे ऑब्जर्व और एंग्विज बोला जाता है। अगर कैमू, ऐसे कैमू पढ़ेंगे, आज कैमू सेठ कैमू ने बोला है, कैमू एक नाम है, एल्बर्ट कैमू जिसे बोला जाता है प्रो, इन्होंने बोला है, ये भी थिएटर से संबंधित है। इन्होंने बोला है किस वर्क में, द मीथ ऑफ सिसिफस, इनका वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछेगा कि द मीथ ऑफ सिसिफस किसका वर्क है, सिसिफस, तो ये कैमू का है। कौन सा है, एल्बर्ट कैमू का वर्क है, ध्यान रखिएगा, ये वर्क इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। एल्बर्ट कैमूस का कौन सा वर्क है, द मीथ ऑफ सिसिफस, जो 1942 में आया, जिसमें थिएटर के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट थिएटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट चीजें क्या है। बोला गया इन अ यूनिवर्स दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन एंड लाइट, इस यूनिवर्स में अचानक कोई चीज इल्यूजन से डिप्राइव कर दिया जाता है, लाइट से हटा दिया जाता है, मैन फील स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आदमी अजनबी महसूस करता है, इन द इरेमेडिकल एग्जाइल होता है, दैट डाइवोर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, कहीं ना कहीं देखा जाता है तो आदमी और उसके जीवन के बीच डाइवोर्स होता है। एक्टर एंड जो सेटिंग होगी वो ट्रूली कंस्टिट्यूट फीलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें एक्टर होगी या जो एक्टिंग होगी, जो सेटिंग वगैरह होगा, सब क्या होगा, फीलिंग ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी से बड़ा होगा, मतलब बेहुदाग होते हैं, मतलब कोई मूविंग नहीं होगा, कोई एक्टर और जो उसकी लाइफ के बीच का कोई कहानी नहीं बनेगी, मतलब एक ही जगह कोई कहानी रहेगी, तो मूवी मतलब एक ही जगह रह जाएगी। लाइफ में हीरो के अंदर कोई आशा नहीं होगी किसी चीज की। चलिए देखते हैं आगे। आर एज एक नाम आता है, इग्ने इयान से इनेस्को, ये फ्रेंच के हैं, इग्ने इनेस्को फ्रेंच ऑथर हैं। इनका एक वर्क है द बाल्ड सुपारनो, सुपारनो जो 1942 1949 का वर्क है, द बाल्ड सुपारनो, ये फ्रेंच ऑथर हैं, इग्ने इनेस्को इनका वर्क है। और एक है द लेसन भी है 1951 में, यह किस ऑब्जेक्ट से भरा हुआ वर्क है। ये सब इनके प्ले है, किसी इग्ने इनेस्को के, कहाँ के, फ्रेंच के रहने वाले हैं, ठीक है। अदर प्ले इन द, और भी प्ले हैं थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। has put it the cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots। ये जो ऑब्जेक्ट थिएटर होते हैं, ऑब्जेक्ट थिएटर में जो प्ले होते हैं वो कट ऑफ होते हैं, मतलब उसमें धर्म वगैरह की बात नहीं की जाती, इससे दूर होती है, मेटाफिजिकल क्वालिटी से भी दूर होते हैं जो प्ले होते हैं ऑब्जेक्ट वाले, ट्रांसेंडेंटलिज्म रूट से भी ये दूर होते हैं। मैं, जिसमें मैं नहीं रहा, जैसे लगता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। ऑल हिज एक्शन बिकम सेंसलेस, क्योंकि सभी एक्शन सेंसलेस होंगे, कोई एक्शन ही नहीं होगा। आप जड़ होंगे, यूजलेस होंगे, बेकार होगा। इनेस्को यूनेस्को जो फ्रेंच राइटर है, इन्होंने कहा है क्या का, इन कमेंटिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ द मूड इन द लिटरेचर ऑफ द ऑर्डर, क्या बोला, पीपल ड्रॉनिंग इन मीनिंगलेस can only be grotesque, their suffering can only appear tragic by derision। किसने बोला है, तो आपको जो है लाइन है, पीपल ड्रॉनिंग द मीनिंग, क्योंकि आदमी डूब जाता है, किसमें डूब जाता है, मीनिंगलेसनेस के अंदर, मतलब जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती उसके अंदर आदमी फालतू में डूब जाता है, जो एक्टर होता है, जो करेक्टर होता है, कैन ओनली केवल ग्रोटास्क में, मतलब बेकार की चीजों में। Their suffering can only appear tragic by derision, और उसके जो कष्ट होंगे वो ट्रेजिक होंगे बाय डेरिजन के द्वारा, मतलब
फालतू के उसे कष्ट लगेगा, उसे कष्ट है, मतलब उपहास के रूप में, बाय डेरिजन उपहास के रूप में उसका ट्रेजिक अंत होता है। ठीक, चलिए आवाज जा रही है? हेलो, आ रही है बस। सैमुअल बैकेट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सैमुअल बैकेट। इनका जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु 1989 में हुआ था। तो किस एज से बिलोंग करते? 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मोस्ट इमिनेंट एंड इन्फ्लुएंसर राइटर है इन दिस मूड। तो ये फेमस राइटर है, इन्फ्लुएंसर प्रभावकारी राइटर है। वो तो ड्रामा भी इन्होंने लिखा है, प्रोज भी लिखा है, प्रोज फिक्शन भी लिखे हैं सैमुअल बैकेट ने, और ड्रामा भी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। किस तरह के ड्रामा और प्रोज इनके हैं, प्रोज हैं तो जान ले। ड्रामा नॉवेल जो इन्होंने लिखा है किस तरह के लिखे हैं, तो ये जो है आबजर्ड तरह के लिखे हैं। वो आज ये आयरिश लिविंग थे, पेरिस में रहे थे, आयरिश मैन थे। ये जो आयरिश के रहने वाले सैमुअल बैकेट, आयरिश मैन लिविंग इन पेरिस, हु ऑफन रोट इन फ्रेंच, जो फ्रेंच में लिखते थे। किस लैंग्वेज में लिखते थे? फ्रेंच में। आयरिश में, पेरिस में थे, पेरिस फ्रांस का ही है ना, फ्रांस, फ्रांस में तो पेरिस है, पेरिस फ्रांस में है, तो वहीं के आयरिश मैन थे। ठीक है, फ्रेंच में लिखते थे। देन ट्रांसलेटेड हिज वर्क इनटू इंग्लिश, और बाद में उस वर्क को इन्होंने, पहले फ्रेंच में लिखते थे फिर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। कौन? सैमुअल बैकेट। सैमुअल जॉर्ज बैकेट का जन्म कब हुआ है? 1906 में, और मृत्यु 1989 में। ये आयरिश मैन थे, ध्यान रखिएगा। फ्रांस, पहले कोई वर्क फ्रेंच में, फ्रांस में लिखते थे, फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। इनके प्ले है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो कब लिखा है, पब्लिश किया गया? 1954 में पब्लिश किया गया है। 1954 में वेटिंग फॉर गोडोट है जो इनका पब्लिश। ये किस तरह का प्ले है? आबजड़ प्ले है। ठीक है, इसमें कितने एक हैं? ये तो सर इसमें हेलो, टू है। ये हाँ, सर नॉवल है प्ले है सर? सर ये नॉवल है प्ले है? नहीं बेटिंग फॉर प्ले, गोडोट। प्ले 2 एक्ट है इसमें। इसमें 2 एक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 2 एक्ट का प्ले है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1954 में पब्लिश किया जाता है, 1953 में लिखा जाता है। यह सबसे पहले फ्रेंच में लिखा जाता है, फ्रेंच लैंग्वेज, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। कौन? सैमुअल बैकेट। ठीक है, और दूसरा इनका प्ले द इंड गेम भी है 1958 में। इंड गेम 19। तो वेटिंग फॉर गोडोट की थोड़ी कहानी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है प्ले। तो इसमें जो है, इसमें गोडो एक पर्सन होता है जिसका इंतजार करते हैं दो लोग। कौन कौन इंतजार करते हैं? तो उसको इंतजार करने वाले व्लादिमीर हैं। व्लादिमीर एक, व्लादिमीर एक पर्सन है, और एक इसका दोस्त इसके साथ रहने वाला स्ट्रोगॉन है। स्ट्रोगॉन, ये दोनों क्या करते हैं? इसका प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, आज इंतजार करते हैं रास्ते में, ये आएगा आएगा, लेकिन आते 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 सोचते सोचते सो जाता है स्टागान। फिर ये उसको जगाता है बार बार। तो स्टागान सपन देखता है, कहता है तुमने मुझे सपने में जगा दिया। तो कह रहा है सपना क्या देख रहे? कह रहा था वही गोडो के बारे में सपना देख रहे थे। एक दूसरे से बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। तब तक यहीं पर ये दूसरा एक करेक्टर आ जाता है जिसका नाम है आपका पोज्जो नाम का करेक्टर आ जाता है। पोज्जो नाम का करेक्टर आता है अपने, एक एक इस अपने जो नौकर होता है उसके साथ ही एक पोजो नाम का करेक्टर आ जाता है, लकी नाम के नौकर के साथ। उससे कुछ बहस करते हैं ये दोनों। कौन कौन बहस करते हैं? स्ट्रागान और व्लादिमीर। फिर वो बहस वगैरह करते हैं, कुछ समय सर ये तक कितने पेज टाइम पे है? पास करते हैं ये। हम्म, हेलो सर, हाँ, कितने पेज पे है? क्या? पेज नंबर। अरे गुरुजी शुरू किए हैं आज, पहला पेज पेज से आप नंबर पढ़िए दो, एक तरफ से। पेज नंबर 2 पे एक है। तरफ एक तरफ से शुरू किए हैं, लास्ट है, जान लीजिए लाइव का। अगर पढ़ना है पढ़ अच्छा, लीजिए, अभी लास्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, इस बार आप मतलब ये है कि भाई आप लोग पढ़ लीजिए, लास्ट है इस बार। आप 2 महीने 3 महीने जो भी लगेगा, एक तरफ से सब पढ़ा रहे हैं शुरू से, एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे।
ओके सर, नेट ओके सर, ओके सर। नेट के लिए भी है, जय। टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी, सबके लिए आप लोग जान ही रहे हैं, करना कि कोई भी पेपर हो सबके लिए है, इसमें सब मिल ही जाता है। चलिए ठीक। तो हम लोग चल रहे हैं ना, थोड़ा वेटिंग फॉर गोडो, इस तरह से कहानी तो मतलब बेहुदे ढंग से इंतजार करते, गोडो का इंतजार करते, कोई पर्सन ने एक प्रकार का है पर्सन ऐसे सोचते हैं कि गोडो बड़ा हैप्पीनेस होता है जिसको इंतजार करते हैं, शायद हैप्पीनेस उनको नहीं मिलता है। दोनों लोगों किसको नहीं मिलता है, मतलब आपका जो ये है आपका व्लादिमीर और स्ट्रागर लास्ट में इंतजार करते करते दो एक्ट समाप्त हो जाते हैं। हाँ, दो एक्ट समाप्त हो जाते हैं और इन्हें लास्ट में इन लोगों को कुछ मिलता नहीं है, और लास्ट में तो ये बेहुदे इसको ऑब्जर्व प्ले बोला जाता है, इसमें कोई एक्शन ही नहीं होता, बस एक ही जगह बैठ करके इंतजार कर रहे हैं दोनों लोग, अपने कोडो को इंतजार करते करते दोनों एक्ट समाप्त हो जाता है, बस अपने बातें कर रहे हैं एक दूसरे टाइम पास करते। लास्ट में एक बॉय आता है, तो बॉय आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या, वो बताता है कि अभी गोडो आएगा, गोडो का इंतजार करिए, हालांकि फिर भी गोडो नहीं आता है। इस तरह से है। अगर पूछेगा कभी क्वेश्चन कि द द थिएटर ऑफ THEATR द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व टर्म क्वाइंड बाई, ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, टर्म क्वाइंड बाई, तो ध्यान रखिएगा मैं बता रहा हूँ किसके द्वारा किया गया है, नाम लिख लीजिएगा, गोटो मीन्स होता है हैप्पीनेस, ध्यान रखिएगा। टर्म क्वाइंड बाय मार्टिन स्लिन, इसने मार्टिन स्लिन ने इसको टर्म को क्वाइन किया है, मार्टिन स्लिन स्लिन मार्टिन स्लिन इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है। ठीक, चलिए मार्टिन स्लिन ने इस टर्म को क्वाइन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला इनका एक वर्क इन द गेम भी प्ले ही है, यह 1958 में पब्लिश किया गया है। इसमें भी वही फालतू का कोई काम नहीं है, बस एक समरी की है जिसका निष्कर्ष नहीं कोई निकलता है। ये दोनों प्ले किस तरह के हैं, तो आप जड़ प्ले हैं, ध्यान रखिएगा किसका वर्क है, तो सैमुअल बैकेट का है। सैमुअल बैकेट किस एज से बिलोंग करते, 20th सेंचुरी से बिलोंग करते। सैमुअल बैकेट कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, आयरिशमैन थे, लेकिन ये पहले प्ले को फ्रांस में लिखते थे फ्रेंच में, फिर बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। इतनी चीज। वेटिंग फॉर गोडो में कितने एक्ट हैं, 2 एक्ट है, फालतू की चीज है। करेक्टर इसमें कौन कौन है, तो व्लादिमीर है, स्ट्रागान है, लकी है, गोडो है, पोजो है, बॉय, इस तरह से करेक्टर है। ठीक ना, चलिए प्रोजेक्ट द irrationalism, helplessness, and objectivity of the life, dramatic form of the reject realistic setting। इसमें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ की एबिलिटी है, ड्रामेटिक फॉर्म में, रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग है, लॉजिकल रीजनिंग्स है, कोहेरेंटली रिवॉल्विंग प्लॉट है। वेटिंग फॉर गोडो रिप्रेजेंट्स टू ट्रैम्प इन द वेस्ट प्लेस। अब देखिए वही कहानी है, वेटिंग फॉर गोडो में जो प्रेजेंट किया गया, टू ट्रैम्प इन द वेस्ट प्लेस। टू ट्रैम्प कौन कौन है, एक आपका और व्लादिमीर है, दूसरा स्ट्रागान। फ्रूटलेसली एंड ऑल होपलेसली वेटिंग कर रहे हैं अपने अनआइडेंटिफाइड पर्सन का, जिसको जान नहीं रहे हैं। वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन कौन है, गोटो। गोटो बराबर हैप्पीनेस होगा, इसको गोटो पढ़ा जाएगा। हु मे एंड मे नॉट एग्जिस्ट, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। विथ हुम दे समटाइम थिंक दे रिमेम्बर, लेकिन वे उसके बारे में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। दैट दे मे हैव टू अपॉइंटमेंट, कि वह वहां आएगा। वन ऑफ देम रिमार्क, उसमें से एक बोलता है, इसमें से दो एक बोलता है, व्लादिमीर या स्ट्रागान में से कोई बोलता है, नथिंग हैपेन, नोबडी कम्स, नोबडी गोस। नथिंग हैपेन, कुछ नहीं है, नोबडी कम, न कोई आएगा, नोबडी, न कोई जाएगा, इट इज अफिलियर ऑफुल, ऐसी मतलब ये कि भय है, न कोई आएगा न कोई जाएगा, हम लोग फालतू का इंतजार कर रहे हैं। Like most work in this mood, the play is ordered in the doubt sense,
that is grotesquely comic and also irrational and non-consequential। अगर किया जाए तो लाइक मोस्ट वर्क इनके जो हैं प्ले में ऑब्जर्व से भरे हुए हैं, किसके, आपके जो है बैकेट के, सैमुअल बैकेट के। इन द डाउट डबल सेंस में मीनिंग रखते हैं। टास्क कॉमिक यूज किया गया है, आल्सो इरिटेशनल एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशनल है। इट इज अ पैरोडी नॉट ओनली द ट्रेडिशनल एजम्पशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। कहा जाए तो इसमें पैरोडी है इनकी वर्क में, न केवल पैरोडी केवल ट्रेडिशनल एजम्पशन पर है वेस्टर्न कल्चर की, बट ऑफ द कन्वेंशन एंड जेनरिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामा। ट्रेडिशनल फॉर्म ड्रामा का जो जेनरिक फॉर्म होता है उस चीज पे से जो पैरोडीज में है, रियलिटी को शो करते हुए, इवन ऑफ इट्स ओन इनकैपेबल पार्टिसिपेशन इन द ड्रामेटिक मीडियम। इसमें ड्रामेटिक मीडियम के अंदर इनकैपेबल पार्टिसिपेटिंग किया गया है। द ल्यूसिड बट ईडिंग एंड पॉइंटलेस डायलॉग ऑफन फनी एंड, इनकी जो लाइन है ल्यूसिड है, सिंपल एंड ईडिंग एंड पॉइंटलेस डायलॉग, इसमें मतलब कुछ ऐसे डायलॉग है जिसका कोई पॉइंटलेस है, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। डायलॉग बोलते तो फालतू के बोलते, पॉइंटलेस होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। prepped false and other modes of the steps stick used to the give comic cast of the alienation का comic cost यूज किया गया। इंग्विज ऑफ ह्यूमन existence, देखिए आगे, बैकेट प्रोज फिक्शन। और ऐसा ही नहीं, प्ले भी लिखे हैं सैमुअल बैकेट ने, प्रोज फिक्शन भी लिखा था, नॉवेल भी लिखा है। उसका नाम क्या है, मेलोन डाइज 1958 में। 1958 मेलोन डाइज सैमुअल बैकेट का क्या है, प्रोज वर्क है, मतलब नॉवेल है। और दूसरा कौन है, द अननेमेबल, अननेमेबल भी है, और मेलोन डाइज, ये दोनों क्या है, सैमुअल बैकेट के प्रोज फिक्शन मतलब नॉवेल है। मेलोन डाइज 1958 में है और 1960 में द अननेमेबल है, मतलब कहने का यह नॉवेल है। प्रेजेंट इन द एंटी हीरो हु प्ले आउट ऑब्जर्ड मोड, इसमें जो एंटी हीरो है इस हु प्ले जो प्ले करता है ऑब्जर्ड मोव्स एंड एंड ऑफ द गेम ऑफ सिविलाइजेशन इन द नॉन वर्क विच टेंस ऑफ द अंडरमाइन द कोहेरेंस ऑफ इट्स मीडियम। उनके मीडियम के कोहेरेंस जो अंडरमाइन में इसमें सिविलाइजेशन को दिखाया गया। आप पढ़ेंगे ना तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला गया, हीरो का कोई मतलब नहीं, एंटी हीरो का वो भी आप जो टाइप सी बात करेगा इन सब वर्क के अंदर। नॉवेल है तो भी, प्ले है तो भी। लैंग्वेज बहुत बेढंगे होंगे, बट टिपिकली बैकेट कैरेक्टर्स कैरी, अगर बात किया जाए सैमुअल बैकेट की जो कैरेक्टर से कैरी जारी रखते हैं, इवन इफ लाइफ विदाउट अ पर्पज। अगर आप देखेंगे सैमुअल बैकेट का जो वर्क है, जो उसमें कैरेक्टर होंगे ना, तो उनका जो एक्सीडेंट होगा, जो उनकी घटना होगी कैसी होगी, लाइफ विदाउट अ पर्पज, बिना उद्देश्य का उनका जीवन चलेगा, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होगा वर्क में। ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सेंसलेस, अगर कोई सेंसलेस जो है सेंस भी बनाएंगे, मतलब बिना मतलब की बात करें, ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ सेंसलेस, कोई सेंस को ट्राइंग करेंगे इसमें। एंड कम्युनिकेट इज अनकम्युनिकेबल, और जो कम्युनिकेट करेंगे वह भी बेकार की बात करेंगे। आप उठा लीजिए वेटिंग फॉर गोडो में ही, जो वेटिंग फॉर गोडो है जिसमें आपका स्ट्रोगान और व्लादिमीर फालतू की बात कर रहे, पोजो से अपने में बात कर रहे, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। ये सब क्वालिटी मिलती है किस प्ले के अंदर, ऑब्जर्व प्ले के अंदर, ऑब्जर्व नॉवेल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Another French playwright of the observed was Jean Genet, और भी फ्रेंच प्लेराइट है, नाटककार है, एक फ्रेंच की बात हो रही। फ्रेंच प्लेराइट कौन है, जीन गेनेट, who who combined ऑब्जर्विज्म एंड डायलोगिज्म, जिन्होंने ऑब्जर्विज्म को बताया, डायबोलिज्म को बताया। सम ऑफ अर्ली ड्रामेटिक वर्क ऑफ द इंग्लिशमैन, अगर ड्रामेटिक इस तरह से ऑब्जर्व जो प्ले है या ऑब्जर्व नॉवेल, और इंग्लैंड में किसने लिखा है, तो इंग्लैंड में और लिखने वाला पर्सन कौन है,
हैरोल्ड पिंटर का नाम आता है। हैरोल्ड पिंटर है ये। अभी इनके जो नावल या प्ले है वो किस तरह से ऑब्जर्व क्वालिटी इनके अंदर दिखती है, तो हैरोल्ड पिंटर का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। हैरोल्ड पिंटर का जो डेट ऑफ बर्थ है, इनका जन्म 1930 में हुआ था, इंग्लैंड के, और इनकी मृत्यु 2008 में हुआ है। जल्दी, ठीक है। इनका एक वर्क है द बर्थडे पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थडे पार्टी, जिसके अंदर क्या है, बर्थडे पार्टी है, इसके अंदर ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व क्वालिटी दिखती है। बर्थडे पार्टी ये कब का वर्क है? बर्थडे पार्टी 1957 का वर्क है, जिसकी जो एक अच्छा एग्जाम्पल ऑब्जर्व का, ऑब्जर्व प्ले ऑब्जर्व। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। तो हैरोल्ड पिंटर हैं, और अमेरिकन, और भी कोई अमेरिकन एडवर्ड एलबी है, रिटेन इन द सिमिलर मोड। यह लोग भी जो वर्क लिखे हैं, जो नावल लिखे हैं, जो प्ले लिखे हैं, वो किस तरह से आप जड़ रहे हैं। कौन कौन? हैरोल्ड पिंटर और अमेरिकन एडवर्ड एलबी। द अर्ली प्ले आप कुछ अर्ली प्ले जो है इनके पहले शुरू में, टॉम स्टॉपार्ड, सच टॉम स्टोपार्ड का है, रोसेनक्रेंच एंड गिल्डस्टाइन, रोसेनक्रेंच एंड गिल्डस्टर्न आर डेड ये 1966 का है, ध्यान रखिएगा। टॉम स्टोपार्ड हैं, ये प्लेइस्ट हैं, तो प्ले राइटर हैं, प्ले राइट्स हैं, जिनका वर्क है रोसेनक्रेंच एंड गिल्डस्टर्न आर डेड, ये पूरा वर्क का नाम है, जो 1966 में लिखा गया है। सर ये हेमलेट किस में तरह है। सर गिल्डेस्टाइन को हाफमैन सर इसी में कहा है, उसमें कहा है हेमलेट में हाफमैन। हाँ नहीं, हेमलेट में है हाँ जो उसी के ऊपर इन्होंने प्ले लिखा है, उसी नाम से इन्होंने प्ले लिखा है, टॉम स्टोपार्ड ने 1966, ठीक है, उसी के नाम से। और एक इनका वर्क है, टॉम स्टोपार्ड का एक वर्क है ट्रावेस्टीज जो 1974 में है। ट्रावेस्टीज किसका वर्क है? टॉम स्टोपार्ड का, और रोसेनक्रेंच एंड गिल्डस्टाइन आर डेड इन 1966 का वर्क है, यह भी टॉम स्टोपार्ड का। यह सब किस तरह के वर्क हैं? तो यहाँ एक प्ले जो आप जड़ एक्सप्लॉइट द डिवाइस ऑब्जर्विटी थिएटर के इसमें दिखाई देती है, मोर फॉर कॉमिक है, देन फिलोसफिकल डेन की अपेक्षा इसमें कॉमिक स्टोरी है। There are also affinities with these moment in many works that strike. There are also affinity, इसमें समानता दिखता है मोमेंट के अंदर, इन मेनी वर्क, बहुत से वर्क में। एक्सप्लॉइट से ब्लैक कॉमेडी के रूप में इसे रखा जाता है, ब्लैक ह्यूमर रखा बोला जाता है। ब्लैक कॉमेडी मतलब ऐसी कॉमेडी जिसमें कोई एक्शन न हो, ब्लैक ह्यूमर हो, पेलफुल हो, न्यू हो, अभी नया हो, इनेप्ट करेक्टर हो, मतलब ऐसे करेक्टर हो जो उनके अंदर निपुणता न हो, मतलब नए हो, ढंग सिखुआ हो, तो इनेप्ट करेक्टर हो, मतलब एक्शन अच्छा न कर पाए। इन द फैनेटिक एंड नाइट मैरिज मॉडर्न वर्ल्ड प्ले आउट दियर रोल्स इन आल्सो इनेस्को जो फ्रेंच के हैं, देखिए राइट है, अभी हम लोग पूरे चीज का नाम इन्होंने क्या बोला, ट्रेजिक फार्स बोला है। इनेस्को जो फ्रांस के हैं, इन्होंने बोला ऐसा कोई वर्क को, ब्लैक कॉमेडी को, ब्लैक ह्यूमर को उन्होंने ट्रेजिक फार्स ही बोला है। इन्होंने बोला कि ऐसा वर्क जिसमें बेलफुल न्यू इनेप्ट करेक्टर हो, फैनेटिक नाइट हो, तो इस तरह के जो करेक्टर जो रोल करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ट्रेजिक फार्स के अंदर रखा जाता है। in which the event are often simultaneously comic हो, horrifying हो, इसमें जो घटनाएं होंगी कैसी होंगी, कॉमिक होंगी, हॉरिफाइंग होंगी, ऑब्जर्व होंगी। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जोसेफ हिलर का कैचे 22, ध्यान रखिएगा, जोसेफ हिलर का एक वर्क प्ले है कैचे 22, इसका वर्क है कैचे 22, तो जोसेफ हिलर का है, कब का है, 1961 का। किस तरह का वर्क है, तो यह भी ऑब्जर्व के अंदर आता है, ठीक ना। आप जरूर पूछ सकता है कि जोसेफ कैचे 22 किसका वर्क है, जोसेफ हिलर का है, किस, यह ऑब्जर्व थिएटर के ऑब्जर्व प्ले के अंदर आता है। दूसरा थॉमस पिंचॉन का वी सिर्फ 1963 में एक वर्क है, पिंचॉन, थॉमस पिंचॉन का वी 5 कर लीजिए, जो भी कहिए इसको इस तरह। जॉन इविंग्स द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गैब, जॉन इरविंग्स का नाम आता है, जॉन इरविंग का एक वर्क द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गैब
1978 में। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गैप, यह भी वर्क है। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गैप, यह भी 1978 का है, जिसके अंदर ऑब्जर्व वर्क है। सम ऑफ द नॉवेल बाय द जर्मन्स ग्युंटर ग्रास एंड अमेरिकन, और भी कुछ नॉवलिस्ट हैं जिनके अंदर जिनकी नॉवेल के अंदर क्या दिखता है, ऑब्जर्व क्वालिटी दिखती है। जैसे जर्मन ग्युंटर, ये फ्रांस के हैं, फ्रेंच के हैं। जर्मन ग्युंटर ग्रास हैं, अमेरिकन कूट ओनेगट ओनिगट हैं, ये लोग आते हैं। जॉन बार्थ स्टेनले कुब्रियक हैं, इसलिए ज्यादा तो अमेरिकन है, सॉरी इंग्लैंड के हैं नहीं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए। एंड अमेरिकन कॉटवेन है, जॉन बार्थ स्टेनले कुब्रियक एंड डॉक्टर स्टेंगलोव है। 1964 में इनका वर्क। एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक कॉमेडी की एग्जाम्पल रखते हैं, ऐसी कॉमेडी जिसमें कोई बेकार हो, बेहुदा, मतलब ऑब्जर्व क्वालिटी रखता हो, यही लगभग ऑब्जर्व वर्क की, ऑब्जर्व प्ले को ही कह सकते हैं, वही चीज है। इन द सिनेमा में आते सम प्ले राइट्स लिविंग इन टोटलिटेरियन रेजाइम यूज द ऑब्जेक्टिव टेक्निक। कुछ प्ले राइट जो है, जो रेजाइम ऑब्जेक्टिव टेक्निक को, इस टेक्निक को यूज करते हैं टू द रजिस्टर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के रूप में। द एग्जाम्पल अगर देखा जाए, लार्गो डिसोलेटो का एक वर्क है 1987 में, सॉरी लार्जो डिसलोटो वर्क है, किसका वर्क है 1987 में, लार्जो डिसोलेटो वर्क है, आपका द क्रेज व्हीकल हैवेल के द्वारा है। द इस्लाम भी एक वर्क है 1973 में, कोलैबोरेशन ऑफ द साउथ अमेरिकन राइटर है एथोल फुगार्ड का। जॉन कैनी भी आते हैं वेस्टर्न। तो इस तरह से आपका समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया? ये आपका ऑब्जर्व थिएटर या ऑब्जर्व लिटरेचर में ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समाप्त कर दिया, फिर से एक बार देख लीजिए। ये ऑब्जर्व हमने पढ़ा कि ऑब्जर्व क्या होता है। ऑब्जर्व मीन्स होता है बेकार, बेहुदा, खराब, जितने भी नेगेटिव वर्ड पढ़ लीजिए। लिटरेचर में यूज हुआ, सबसे पहले फ्रांस में यूज हुआ था, ठीक है, फ्रांस में ये वर्ड आया था। सबसे पहले फ्रांस के एक प्ले राइट थे जिनका नाम अल्फ्रेड जैरी है, उनका एक वर्क है अबू राय, जिसको इंग्लिश में अबू द किंग बोला जाता है, उन्होंने अपने प्ले में यूज किया था। कब किया था? 1896 में किया था। फिर इसके बाद इसको जो है ये 20वीं सेंचुरी में टर्म आया, और इसको फ्रेंच काफका ने भी 1920 में यूज किया था, जो एक वर्क था द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस में इक्वालिटी दिखती है। इसके बाद जो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो गया, तो इसके बाद ये थोड़ा ज्यादा उभर गया, फ्रेंच में भी, इंग्लैंड में भी। और इसको जो है सबसे अच्छा इसका यूज जो है, तो आपके जो है सैमुअल बेकेट ने किया। हालांकि जीन पॉल सार्टे और एल्बर्ट कैमस ने भी इसको इसको इसके इस टर्म, एल्बर्ट कैमस जो थे, एल्बर्ट कैमस की अगर बात आती है, तो एल्बर्ट कैमस ने जो है आपके, एल्बर्ट कैमस जो है, उन्होंने उन्होंने इस टर्म के ऊपर एक वर्क लिखा है, इसको आप जानते होंगे, द मीथ ऑफ सिस्पस 1942 में, जिसमें ऑब्जर्व वगैरह के बारे में बताया, ठीक है। फिर इस टर्म को क्वाइन कौन किया है? ऑब्जर्व द थिएटर, अगर पूछ दिया जाए द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व टर्म क्वाइन बाय, तो मार्टिन स्लिंग के द्वारा क्वाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपका थिएटर ऑफ द टर्म मार्टिन स्लिंग के। फिर इस वर्क को सैमुअल बेकेट ने, जो सैमुअल बेकेट की बात किया जाए तो 20वीं सेंचुरी के प्ले राइट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, 1989 में एक्सपायर कर गए। और ये जो 20वीं सेंचुरी बिलोंग करते हैं, इनका एक वेटिंग फॉर गोडो जो 2 एक्ट का प्ले है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व के अंदर रखा जाता है इसे। ये 1954 में पब्लिश किया गया था। इन द गेम भी ये 1958 में आया था। और इसके बाद आपका जो है, इन्होंने 2 प्रोज फिक्शन भी लिखे थे, बैकवर्ड मैलोन डाइज जो 1958 में है, और अननेमल जो है 1960 के अंदर है। इस तरह से इन्होंने किया। इसकी इसी संबंधित जो ऑब्जर्व थिएटर है या ऑब्जर्व प्ले को ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर भी कर सकते हैं, क्योंकि यही क्वालिटी उसके अंदर भी होती है। ऐसा प्ले हो जिसमें करेक्टर मतलब बेकार का वेटिंग करे, कोई मतलब न हो, बस घूमे,
उससे कोई उसका रिजल्ट ना निकले प्ले का, लास्ट में कोई रिजल्ट ना, कंक्लूजन ना निकले, ये क्वालिटी दी। तो जैसे जोसेफ हेलर का एक बार कैच 22 जो 1961 का है इम्पोर्टेंट, थॉमस पेंचन का जो ना वी है जो 1963 में, जॉन इरविंग से द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार, इस तरह से वर्क हैं। तो इतना चीज हो गया। अब हम एक तरफ से पढ़ाएंगे आप लोग, कल आपका एकेडमिक नॉवेल, यूनिवर्सिटी नॉवेल एंड कैंपस नॉवेल चलेगा, फिर इसके बाद आपका एक ट्रेंड सीन, इस तरह से अब चलता जाएगा। 45 मिनट हो गया ना। तो चलिए थोड़ा सा 2 मिनट रुक के आ रहे हैं फिर। हाँ 2 मिनट में आ रहे हैं फिर, तो उसको पढ़ा रहे हैं क्या नाम, ग्रामर को। ओके सर।